व्याधि छमत्त के बारे में आज पढ़ेंगे कि व्याधि छमत्त की परिभाषा क्या है, इसके भेद क्या हैं, इसको कैसे वर्गीकरण इसका किया गया है। तो व्याधि छमत्त शब्द का सर्वप्रथम वर्णन चरक ने चरक सूत्र 28 में किया है। उन्होंने बताया है कि नाचा सर्वाणि शरीराणि व्याधि छमत्ते समर्थानि भवन्ति। क्या मतलब है इसका कि सभी व्यक्तियों में व्याधि क्षमता एक समान नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में रोग प्रतिरोधक भाव, जिसको इम्यून सिस्टम से कोरिलेट किया गया है, जो रोग प्रतिरोधक भाव हैं जैसे दोष, ओज, रक्त आदि जो उपादान कारण हैं, उनकी स्थिति शरीर में भिन्न भिन्न होती है। अतः व्याधि क्षमता एक विशिष्ट अवस्था है। समझेंगे इसको कैसे? आयुर्वेद में जो ओज है वो प्राण और जीवन का आधार माना गया है। प्राण और जीवन का जो आधार है उसको ओज को बताया गया। और हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो प्राकृतिक शक्ति होती है वो ओज के द्वारा ही मिलती है। क्योंकि बताया गया है कि रस से लेकर शुक्र पर्यंत तक जो समस्त धातुओं का उत्कृष्ट सार होता है वो ओज होता है और वही बल है। तो उसके हिसाब से जो है हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो प्राकृतिक शक्ति है वो ओज से ही प्राप्त होती है। यानी ओज ही शरीर का बल है, वही जो है व्याधि क्षमत्व है। रोगों से लड़ने की इस शक्ति को ही रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी कहा गया है। सामान्य तौर पर ऊपर लिखा हुआ है कि शरीर के द्वारा रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे व्याधि क्षमत्व कहते हैं। ओज का जो गुण है, व्याधि क्षमत्व गुण है, ये इसके अलावा भी ओज के बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, लेकिन उनका यहाँ पर जो है उतना उल्लेख जो नहीं किया गया है। व्याधि क्षमत्व के संदर्भ में हम ओज की बात किए हैं। व्याधि क्षमत्व का जो बृहत कांसेप्ट संहिताओं में तो नहीं आया है, लेकिन आचार्य चक्रपाणि ने सर्वप्रथम इसका जो है उल्लेख किया है अपनी टीका में। श्लोक में दिया गया है कि व्याधि क्षमत्वम व्याधि बल विरोधित्वम व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्वम इति यावत्। इसको समझेंगे क्या मतलब है इसका। इन्होंने व्याधि क्षमत्व को दो भाग में विभाजित कर दिया, यानी इसके दो एस्पेक्ट बताए। पहला इन्होंने बताया कि व्याधि बल विरोधित्वम क्या मतलब है, यानी अगेंस्ट टू द स्ट्रेंथ एंड वायरुलेंस ऑफ डिजीज। इसको कैसे समझेंगे आयुर्वेद में हम, यानी जो व्याधि बल विरोधित्व व्याधि क्षमत्व जो होता है वो शरीर में रोग का प्रकोप, जब शरीर में रोग का प्रकोप हो जाता है तब इस क्षमता के कारण रोग की प्रकोपकता एवं विकास रुक जाता है। यानी व्याधि बल विरोधी जो व्याधि बल विरोधित्वम जो व्याधि क्षमत्व है, जब इसका शरीर में जो है पावर बढ़ेगा तो जो रोग की प्रकोपकता और विकास है वो स्टॉप कर जाएगा, रुक जाएगा। इसके अतिरिक्त जो व्याधि उत्पादक प्रतिबंधकत्व है उसमें होता क्या है कि जो व्याधि संप्राप्ति काल में ही व्याधि उत्पादक प्रतिबंधकत्व जो होता है वो संप्राप्ति काल में ही व्याधि को होने से रोक देता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट इस तरह से आए हैं, पढ़ के देखेंगे एक बार कि व्याधि बल विरोधी क्या है। इस प्रकार के व्याधि क्षमत्व को युक्तिकृत बल भी कहते हैं। ये बल से कोरिलेट कराएं, अभी उसके बारे में बात होगी। ये व्याधि क्षमता पौष्टिक आहार, व्यायामात चेष्टाओं के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने वाली औषधियों के द्वारा प्राप्त होती है। मतलब युक्ति के द्वारा जो भी आहार विहार हम करेंगे या औषधि का यूज करेंगे उसके द्वारा जो है प्राप्त होगी। व्याधि प्रतिबंधक जो है यह व्याधि को उत्पन्न नहीं होने देती है, यानी संप्राप्ति का रोग के संप्राप्ति काल में ही रोकती है। इसे सहज बल करते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी से कोरिलेट कराया गया है। यह स्वाभाविक रूप से या जन्मजात प्राप्त होती है।
सामान्य तौर पर इसी को जो है कहा गया कि शरीर के द्वारा रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे व्याधि क्षमत्व कहते हैं। तो ये इस प्रकार से इसकी परिभाषा के बारे में चक्रपाणि ने बात की है। आगे हम बात करेंगे वर्गीकरण के बारे में। तो वर्गीकरण के बारे में जो बल को वर्गीकरण किया गया है, बल का वर्गीकरण किया गया है, बताया गया सहज, कालक, युक्तिकृत, 3 प्रकार से बल के भेद बताए गए हैं। तो बल ही इम्यूनिटी है शरीर में, व्याधि क्षमत्व है। तो व्याधि क्षमत्व के भी 3 भेद किए गए हैं, सहज बल, कालज बल और युक्तिकृत। यानी सहज व्याधि क्षमत्व, कालज व्याधि क्षमत्व और युक्तिकृत व्याधि क्षमत्व। बताते हैं सहज के बारे में। सहजम यह शरीर सत्वयो प्राकृतम, क्या मतलब है इसको थोड़ा सा हम समझेंगे कि सहज बल वह है जो किसी भी व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त होता है, जो शुक्र और आर्तो जो गर्भाधान के कारक होते हैं उनके गुणों पर यह आधारित होता है। इसे इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। यह इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह होता है और शरीर में किसी भी एंटीजन के प्रवेश के तुरंत बाद प्रभावी हो जाता है। तो इन्नेट इम्यूनिटी से कोरिलेट कराया गया है जो कि गर्भाधान के समय प्राप्त होता है। सहज बल उसे कहते हैं जो शरीर तथा मन के अनुसार स्वाभाविक रूप से होता है, यानी शरीर और मन के अनुसार प्राकृतिक तौर पर हमको प्राप्त होता है। यहाँ प्राकृत शब्द का अर्थ जन्म से उत्पन्न प्राकृतिक धातुओं की वृद्धि किसी विशेष हेतु की अपेक्षा नहीं रखती है। यानी कोई भी हेतु इसकी उत्पत्ति में जो है कारण नहीं है, स्वाभाविक रूप से जन्म से ही मिलती है। इसका कारण स्वाभाविक रूप से ही या तो व्यक्ति बलवान होता है या तो दुर्बल होता है, यानी जन्मजात मिलती है। अब जैसा ही सहज बल जिसके शरीर में होगा उसी प्रकार से उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता होगा। उसी हिसाब से बताते भी हैं कि इस प्राकृत बल के कारण शरीर और मन बलवान तथा दुर्बल होता है। यदि रोगी बलवान होगा तो जन्म से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बलवान होती है, तथा यदि रोगी दुर्बल होगा तो जन्म से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता दुर्बल होती है। प्राकृत श्लेष्मा यानी बल जो है इसका वर्गीकरण किया गया है। प्राकृत श्लेष्मा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आचार्य चरक ने बताया है चरक सूत्र 17 में कि प्राकृस्तु बल से बलम शेषमा विकृत मल उच्चते साचे ओजा स्मृता काये साचा पापमा उपदिश्यते। यानी प्राकृतिक श्लेष्मा ही शरीर में बल है और वो बल जो है व्याधि क्षमत्व के रूप में 3 तरह से विभाजित किया गया है, सहज बल, कालज बल, युक्तिकृत बल। सहज बल जो है शारीरिक मानसिक 2 प्रकार से होता है। कालज बल जो है ऋतु के अनुसार और वय के अनुसार 2 भागों में विभाजित किया गया है। ऋतु के अनुसार अगर हम देखें तो जो चर्या का अध्ययन किए थे उसमें जो उत्तरायण और दक्षिणायन 2 प्रकार से आदान काल विसर्ग काल 2 तरीके से बांटा गया था। वहाँ पे हमने बताया था कि सूर्य की गति, चंद्रमा की गति और काल के प्रभाव से जो है ये जो है आदान काल और विसर्ग काल आते हैं, जिनमें क्रमशः शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत ये 6 ऋतुएं होती हैं। वय के अनुसार जो है वय जो होता है बालक, वृद्ध, युवा, इनमें जो है वय के अनुसार जो है इनमें जो है व्याधि क्षमता तो अलग अलग होती है। युक्तिकृत बल जो है युक्तिकृत विभिन्न प्रकार के योग, आहार, चेष्टा यानी जो भी मेडिटेशन योगा है इनके द्वारा या रसायन सेवन से हमको प्राप्त होता है। अब हम एक एक करके देखेंगे इसके बारे में। कालज बल के बारे में बताया गया है कि काल कृतम ऋतु विभाज्यम वयम कृतम चा, यानी यह बल कालानुसार स्वयं उत्पन्न होता है। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। वयानुसार यानी वय अनुसार जो है त्रिविधम बलम मध्यम जीर्णम मिति, यानी 3 प्रकार की बाल, मध्य और जीर्ण, यानी बालावस्था, मध्यमावस्था यानी युवावस्था जो कहते हैं और वृद्धावस्था जो है जीर्ण अवस्था जो है। बाल में जो होता है यानी बाल्यावस्था में मनुष्य सुकुमार होते हैं। जो बाल्यावस्था में शिशु होता है उसकी धातुएं जो हैं पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती, जिससे वो क्लेश सहने में असक्षम होता है, जिससे शरीर संपूर्ण रूप बलयुक्त नहीं होता है, अतः बाल्यावस्था में अधिक व्याधियां उत्पन्न हुआ करती हैं। सामान्य तौर पर यह बताया गया कि जो शिशु की जो
बाल्यावस्था में सभी धातुएं जो परिपक्व न होने के कारण वो जो है क्लेश सहने में असक्षम होता है, जिसके कारण बहुत सारी व्याधियां उत्पन्न होने की संभावना रहती हैं। आगे देखेंगे मध्य में यानी युवावस्था में व्याधि क्षमता जो है अपने चरम सीमा पर होती है, यानी सबसे ज्यादा, जिससे मनुष्य व्याधियों से कम पीड़ित हुआ करते हैं। यानी इस फेज में जो होता है कि व्याधि क्षमत्व जो होता है, धातुएं जो होती हैं, ओज बल जो होता है हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पैरामीटर में होता है। जीर्ण अवस्था यानी वृद्धावस्था में है। वृद्धावस्था में मनुष्य की धातुएं इंद्रियों का बल क्षीण हो जाता है, धातुएं शिथिल होने लगती हैं, इंद्रियां दुर्बल होने लगती हैं। अतः वही के अनुसार मनुष्य में बल जो है क्रम से बढ़ता घटता रहता है। ऋतुओं के अनुसार भी बताया गया है। श्लोक बहुत प्यारा है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आदावंते च दौर्बल्यम विसर्गादान्यो नृणाम मध्य मध्य बलम तो अंते सृष्टम अग्रे च निर्दिशेत। ऋतु के अनुसार से आपको चार्ट बना हुआ है, एक बार देख लेंगे फिर से, इसके बारे में अच्छे से समझे थे, लेकिन यहाँ पर एक बार देखेंगे कि आदावंते च दौर्बल्यम यानी ऋतु विभाग जो है आदान काल, उत्तरायण और दक्षिणायन दो भाग में बांटा है। तो उत्तरायण में जो है शिशिर वसंत ग्रीष्म तीन ऋतुएं हैं, और दक्षिणायन में वर्षा शरद हेमंत 3 हैं। तो आदावंते च दौर्बल्यम विसर्गादान्यो नृणाम, इसमें जो है एरो के माध्यम से ग्रीष्म, और देखिए ग्रीष्म और वर्षा में दौर्बल्य यानी बल जो है कम होगा, और बसंत और शरद में मध्यम बल होगा, शिशिर और हेमंत में जो है श्रेष्ठ बल होगा। तो इस हिसाब से जो है ऋतुओं के अनुसार जो है बल का जो है घटता बढ़ता क्रम बताया गया है कि किस ऋतु में बल किस प्रकार होगा। युक्तिकृत बल के बारे में देखेंगे। युक्तिकृत बल जो है बताते हैं पुनः तदर्थ आहार चेष्टा योगजम, यानी जो है आहार यानी घृत मांस आदि पदार्थों को ग्रहण करने से प्राप्त व्याधि क्षमता जो है क्षमता में वृद्धि, यानी जो भी हम आहार के द्वारा जो भी हम उचित आहार विहार जो ग्रहण करते हैं घृत मांस आदि, उनके द्वारा जो हमको व्याधि क्षमत्व प्राप्त होता है, वृद्धि होता है। और बिहार में चेष्टा जैसे व्यायाम आदि सम्यक कर्मों से जो हमको व्याधि क्षमता प्राप्त होती है। व्यायाम करने से शरीर क्लेशा और बलवान हो जाता है तथा व्याधि क्षमता बढ़ जाती है। योग में बताया गया रसायनवाजीकरण में भी व्याधि क्षमता बढ़ता है। जो रसायनवाजीकरण योग का सेवन करते हैं उसके द्वारा हमको व्याधि क्षमता बढ़ती है। और व्याधि क्षमता बढ़ाने वाले और भी कारक हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। कि आपको बताया गया कि बल वृद्धि कर भाव जो हैं ये 13 होते हैं, इनके बारे में चर्चा की जाएगी। आप पढ़े होंगे चरक शारीर 6 में बताया गया है बल वृद्धि कर भाव के बारे में 13 होते हैं, आपने चरक में पढ़ा होगा। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। बल को बढ़ाने वाले ये भाव होते हैं। एक जैसे देश में जन्म होना, यानी एक देश में जन्म हुआ, जैसे सिंधु, पंजाब, काबुल, अफगानिस्तान, ऐसे करके बताया गया है, जहाँ के लोग जन्मजात बलवान होते हैं। ऐसे कुल में जन्म लेना जिस कुल के लोग स्वभावतः बलशाली हों, यानी जो कुल में व्याधि क्षमता अच्छा हो, ऐसे काल में जन्म होना। यानी हेमंत शिशिर विसर्ग काल, जिस काल में स्वभावतः बल की वृद्धि होती है ऋतुओं के अनुसार। सुख कारक साधारण काल योग, यानी जब अतिशीत अतिउष्ण अतिवर्षा ना हो, यानी साधारण समय हो। शुक्रार्थ जो बीज हैं और क्षेत्र जो गर्भाशय हैं उनका उत्तम गुणों से युक्त होना, यानी अपने अपने गुण से वो उत्तम हों और दोष रहित हों, उनमें किसी भी प्रकार का विकार ना हो। उनके जो घटक हैं, उनका कंपोनेंट हैं जो वो सब समुचित मात्रा में है। उत्तम आहार का सेवन यानी बैलेंस डाइट लेना, शरीर का सुसंगठित होना, जो भी मांसाहारी धातुएं हैं वो सम्यक रूप से उनका सहनन अच्छा हो। उत्तम आहार का निरंतर सेवन करना, मन का उत्तम गुणों से युक्त और प्रवर होना, बलकारक भाग्य का होना, युवावस्था का होना, व्यायाम आदि का कर्म, चिंता मुक्त प्रसन्नचित रहना, इन सब से जो है बल की वृद्धि होती है।
ये सब जो है बल वृद्धि कर भाव जो है 13 बताए गए हैं, वो जो है व्याधि क्षमत्व बढ़ाने में मदद करते हैं। इनसे व्याधि क्षमत्व की वृद्धि होती है। फिर बताते हैं व्याधि क्षमत्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, किन कारणों की वजह से व्याधि क्षमत्व आपका प्रभावित हो सकता है। यानी रोगी द्वारा व्याधि को सहन करने की क्षमता भी कुछ कारकों पर निर्भर करती है। जैसे कि मर्मोपघाती यानी मर्म पर आघात होने से, प्राणायतन के अतिरिक्त अन्य मर्मों पर आघात से जो व्याधि उत्पन्न होती है वो रोगी को अधिक कष्ट उत्पन्न करती है और कष्ट साध्य होती है। प्राणायतन जो है 10 प्राणायतन बताए गए, शंखो मर्म त्रयोकंठो रक्त सुख ओजसी गुदम, ऐसे करके वो 10 प्राणायतन में अधिष्ठित व्याधि रोगी के लिए अधिक कष्टकारी होती है। और वो व्याधि जिससे अधिक कष्ट उत्पन्न हो रहा हो तथा असाध्य रोग से पीड़ित हो, ऐसे रोगी में व्याधि सहन क्षमता अधिक नहीं होती है। क्षिप्रकारी कोई बहुत अशुकारी व्याधि हो, जैसे विसूचिका वगैरह हैं, यानी क्षिप्रकारी जो विकार निदानों के सेवन से शीघ्र उत्पन्न होता है, इस प्रकार के शीघ्रतम व्याधियों के लिए रोगी में व्याधि प्रतिरोधक क्षमता अल्प होती है। यानी ये सब जो कारक हैं जो व्याधि क्षमता को प्रभावित करने वाले हैं। आगे बात करेंगे दोषों के आधार पर बात करेंगे। तो बता रहे हैं 2 या अधिक दोषों के संयोग से उत्पन्न व्याधि से रोगी को अधिक कष्ट होता है। यानी दो दोष अगर आपस में संश्लिष्ट होकर व्याधि को उत्पन्न करते हैं तो रोगी को अधिक कष्ट होता है, व्याधि क्षमता जो है बहुत कम होता है। विरुद्ध उपक्रम यानी पित्त प्रमेय। विरुद्ध उपक्रम के बारे में क्या बताते हैं कि पित्त प्रमेय में मेद के साथ दुष्ट होने के कारण विरुद्ध उपक्रमी होता है। जो पित्तज प्रमेय होता है वो विरुद्ध उपक्रम होता है, अतः पित्तज प्रमेय रोगी की चिकित्सा याप्य होती है, अतः रोगी को अधिक कष्ट होता है। ये सब जो है आपको इनकी व्याख्या बहुत ज़्यादा नहीं बताना है, लेकिन दोष हैं, विरुद्ध उपक्रम है, गंभीर अनुगत है, और भी इधर जो बताए गए कि यहाँ मर्मोपघाती है, प्राणायतन में व्याधि स्थित हो, कष्टतम व्याधि हो, क्षिप्रकारी हो, ये सब जो है इसके प्रभावित करने वाले कारक हैं। आगे बात करेंगे गंभीर अनुगत यानी गंभीर धातुओं में, जैसे त्वचा है, रक्त मांस को आश्रय कर व्याधियां जो उत्पन्न होती हैं वो जो है गंभीर व्याधियां कहलाती हैं, जबकि मेद और मज्जागत व्याधियां गंभीर होती हैं। इन व्याधियों के कारण त्वचा यानी रस, रक्त मांस को आश्रय कर उत्पन्न व्याधियां उत्तान होती हैं, जबकि मेद और मज्जागत व्याधियां जो होती हैं वो गंभीर होती हैं यानी कष्ट साध्य होती हैं। इन व्याधियों के कारण शरीर में व्याधि क्षमता उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात गंभीर धातुगत व्याधि के कारण रोगी को अधिक कष्ट होता है और व्याधि क्षमता कम होता है। चिर स्थिति कोई दीर्घकालिक क्रोनिक बीमारी है, दीर्घकाल तक रहने वाली व्याधि के लिए प्रतिरोधक क्षमता शरीर में नहीं होती है, जैसे राजक्षमा है, एड्स वगैरह है, इन सबसे कोरिलेट कराया गया है। अहित आहार भी श्रद्धा दोष प्रकोप नहीं होता है, जो देश काल संयोग वीर प्रमाण की अधिकता से उम्र अपत्य का रूप धारण कर लेता है। इन सब के जो है ये घटक हैं, इनके आधार पर ही दोषों का प्रकोप होता है कि यहाँ इनकी स्थिति क्या है अलग अलग व्यक्तियों में। बताते हैं व्याधि क्षमता को प्रभावित करने वाले अन्य कारक इस प्रकार और बताएंगे जो हितकर आहार विहार की दोष कारकता पर निर्भर करते हैं। यानी जो व्यक्ति हितकर आहार विहार करेगा उसका व्याधि क्षमता अच्छा होगा, जो मिथ्या आहार विहार करेगा उसका व्याधि क्षमता जो है कम होगा। फिर बताते हैं शरीर की व्याधि क्षमता, यानी शरीर की जो व्याधि क्षमता होती है जिसके शरीर वो क्या कहते हैं, कैसे किन किन पैरामीटर पे किन किन गुणों पर निर्भर करती है। यानी जिसके शरीर अति स्थूल हों, जो अति कृश हों, जिनके शरीर में मांस रक्त आदि अस्थि आदि सुसंगठित ना हो, जो दुर्बल हों, जिनका शरीर अहितकर आहार से पला हो या वेग को रोकने में असमर्थ हों। इसके विपरीत जो व्यक्ति होते हैं वो सब व्याधि क्षमत होते हैं। यानी ये घटक जो है व्याधि क्षमता को इन ऐसे व्यक्तियों में जो व्याधि क्षमता बहुत कम होती है, यानी जो स्थूल हैं, अतिकृष हैं, और क्या कहते हैं जो धातुएं हैं इनमें संगठित नहीं हैं, दुर्बल हैं और अहितकर आहार विहार करने वाले हैं, ये जो है पुअर व्याधि क्षमता वाले होते हैं।
आगे बताया गया है कि रोगों के मृदु व दारुण होने में हेतु, यानी रोग मृदु होंगे या दारुण होंगे, उनमें क्या कारण होता है। तो बता रहे हैं इन्हीं उपयुक्त अपत्य आहार विहार, जो भी ऊपर अभी बात की गई है, आहार विहार से दोष और शरीर की विशेषताओं में रोग मृदु या दारुण शीघ्र उत्पन्न होने वाले होते हैं। यानी आप आहार विहार कैसा कर रहे हैं उसके अनुसार जो है रोग मृदु होगा, दारुण होगा, या शीघ्र उत्पन्न होने वाला होगा, या विलंबा होगा। ये सब जो है आहार विहार पर जो है निर्भर करता है। अपत्य दोषों की अनेकता और अव्याधि क्षम शरीर होने पर रोग दारुण और शीघ्र उत्पन्न होते हैं। यानी अपत्य का सेवन करेंगे कि दोष जो है विभिन्न दोष जो है जिनका प्रकोप होता है और व्याधि क्षमत्व कम होता है, जिससे जो है दारुण व्याधि उत्पन्न होती है। पथ्य सेवन से दोष जो है कम कुपित नहीं होते हैं और व्याधि क्षमत्व अच्छा रहता है, जिससे अगर रोग होगा भी तो मृदु होगा और बहुत देरी से उत्पन्न होगा। तो दोषों की उत्पत्ति, जो दोष है हमारे पास वात पित्त कफ, ये 3 विशेष अवस्थाओं को प्रकृत होकर विशिष्ट व्याधियों को उत्पन्न करते हैं। इसके बारे में ये जो है ये बताया गया कि व्याधि क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताया गया। अब हम अगर थोड़ा सा बात करें कि यहाँ जो सहज कालज युक्तिकृत बात किया गया उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ इनको मॉडर्न से कैसे कोरिलेट करा गया है। तो सहज बल जो होता है वो किसी भी व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त होता है, बात हम किए थे। और यह शुक्र और आर्तो जो गर्भाधान के कारक होते हैं उनके गुणों पर आधारित होता है। इसे इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। यह इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह होती है और शरीर में किसी भी एंटीजन के प्रवेश के तुरंत बाद प्रभावी हो जाती है। इस प्रकार जो है सहज बल को मॉडर्न मेडिकल साइंस से कोरिलेट किया गया है। कालज बल जो होता है वो जो किसी भी व्यक्ति को ऋतु परिवर्तन या आयु परिवर्तन के कारण प्राप्त होता है। जैसे जैसे ऋतुचर्या का परिवर्तन होगा, आयु का परिवर्तन होगा, उसी के अनुसार जो है कालज बल अलग अलग होते हैं और यह अस्थायी होता है, यानी ये स्थिर नहीं होता है। इसे ही एडाप्टिव इम्यूनिटी से कोरिलेट किया गया है। ये कैसे होता है? किसी व्याधि से ग्रसित होने के बाद शरीर में जो इम्यूनिटी उस व्याधि के प्रति उत्पन्न होती है उसे ही इस श्रेणी में रखा गया है। तो ये इस प्रकार एडाप्टिव इम्यूनिटी से जो है कालज बल को कोरिलेट कराया गया है। तीसरा जो है युक्तिकृत बल है, वह बल है जो किसी व्यक्ति को चिकित्सक की सहायता से, यानी चिकित्सक स्वयं जो है वैद्य स्वयं बताया कि यहाँ जो भी आहार विहार बताया या मेडिसिन दी उसके द्वारा जो प्राप्त होता है, या जो है व्यक्ति स्वयं जो है डाइट और मेडिटेशन या अन्य तरीकों से प्राप्त करे, ये जो होता है युक्तिकृत बल होता है। आजकल जो है मॉडर्न मेडिसिन में इसे वैक्सीनेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। आधुनिक समय में इसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है, जो एक्टिव तथा पैसिव 2 प्रकार की होती है। आप लोग जानते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत। तो इस प्रकार से जो है सहज, कालज और युक्तिकृत तीनों को मॉडर्न से कैसे कोरिलेट कराया गया है इसके बारे में थोड़ा सा बात किया गया। अब हम आगे देखेंगे ओज के बारे में, क्योंकि क्या है व्याधि क्षमत्व को पढ़ने के बाद ओज का जो है वर्णन करना, ओज के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। तो ओज की उत्पत्ति के बारे में, कैसे ओज क्या है इसके बारे में सुश्रुत सूत्र 15 में बताया गया है। सबसे पहले उसको देखेंगे, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। तत्र रसादीनाम सुक्रांतानाम धातूनाम यत् परम तेजस तत् खल ओजस तद बलम उच्यते स्वशास्त्र सिद्धांता। क्या मतलब है? रसादी तथा सुक्रांत धातुओं के उत्कृष्ट सार भाग को ओज कहते हैं। यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि धातुओं का जो उत्कृष्ट सार है उसको ओज की संज्ञा दी गई है, तथा अपने शास्त्र की परिभाषा अनुसार उसी का दूसरा नाम बल है, यानी ओज ही बल है। आचार्य चरक ने इसे शरीर का बल या प्राकृतिक श्लेष्मा की संज्ञा दी है। इसको हम
अभी पहले बात किए थे, एक बार फिर से रीड करेंगे। प्रकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो मल उच्यते सा च ओजा स्मृता काय साचा पापम उपदिश्यते। तो इस प्रकार से जो है रसादि तथा शुक्रांत धातुओं के उत्कृष्ट सार भाग को ओज कहते हैं। ओज की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। प्रथमम जायते ही ओजे शरीरे अस्मिन शरीरणाम, यानी ओज शरीर को उत्तम रूप से धारण करने में एवं जीवन निर्वाहन करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व के रूप में शरीर में रहता है। यानी अलग अलग आचार्यों ने इसको अलग अलग शब्दों से संबोधन किया है कि जैसे आचार्य सुश्रुत शरीर का बल मानते हैं, आचार्य चरक जो है सर्वधातुसार प्राणायतनों में उत्तम और प्राकृतिक श्लेष्मा मानते हैं, वाग्भट्ट जो है शुक्र का मल मानते हैं, सारंगधर जो है ओज को शुक्र की उपधातु मानते हैं, डलहाड़ बताते हैं ओज एवं बल में अंतर बताया है और शुक्र का स्नेह कहा है। आचार्य चक्रपाणी आठवीं धातु जो है शुक्र को संज्ञा दी है, शुक्र को आठवीं धातु की संज्ञा दी है। ओज का वर्णन जो है सुश्रुत सूत्र 15 में, चरक सूत्र 17 में वर्णन किया, ये इसका संदर्भ है। आगे बात करेंगे ओज के गुण एवं प्रमाण के बारे में। तो प्रथमम जायते ही ओजा शरीरे अस्मिन शरीरणाम, बताया गया है कि गर्भाधान के समय ही जो प्रथम जो है शरीर में ओज का निर्माण होता है। सर्पी वर्णम मधुरसम लाजगंध प्रजायती, यानी सर्पी यानी घृत के समान वर्ण होता है, मधुरसम मधु के समान इसका रस होता है, लाजगंधी प्रजायती यानी गंध में लाजा के समान होता है। और परवोज जो होता है वो 8 बिंदु होता है, हृदय में स्थित होता है, और अपरवोज जिसको श्लेष्मिक ओज कहते हैं वो अर्धांजलि होता है, प्रसत में कहें तो एक पृष्ठ सर शरीर में व्याप्त होता है। वर्ण इसको बताया गया कि वर्ण घृत यानी सर्पी के समान, गंध लाजा के समान, रस जो है मधु शहद के समान, ऐसा नीचे दिया हुआ है। आगे देखेंगे ओज दुष्टि के प्रकार और इसकी अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। तो आचार्य सुश्रुत बताते हैं तस् वृशंसो व्याप्ता क्षयति त्रयोदोषा लिंगानि भवन्ति, यानी ओज दुष्टि के 3 अवस्था बताए गए हैं कि ओजो वृशंस, ओजो व्यापद, ओज क्षय। इन तीनों के बारे में देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक एक लक्षण को याद करेंगे। ओजो वृशंस के लक्षण देखेंगे। ओजो वृशंस का है कि ओज का स्वस्थान से चलायमान होना, च्युत हो जाना, खिसक जाना अपने स्वयं निज स्थान से। तो इसके लक्षण क्या होंगे जब ऐसा स्थिति आएगी? संधि विश्लेष हो, यानी संधि में विश्लेष होगा, ऐसा लगेगा कि ज्वाइंट अपने स्थान से हट गए हैं, डिटैचमेंट ऑफ ज्वाइंट्स। गात्राणाम सदनम, यानी अंगमर्द होगा। दोष चयनम क्रिया सनिरोध विशंस से, दोषों का स्थान भ्रंश होना, डिस्लोकेशन ऑफ दोष, यानी दोष जो अपने उनके विशेष स्थान बताए गए उन स्थान से उनका भ्रमित हो जाना, हट जाना जो है। शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का रुक जाना, गात्र सदन, ये सब लक्षण जो हैं ओजो वृशंस के अंतर्गत आएंगे। ओजो व्यापद के बारे में, ओजो व्यापद होगा तो उसमें क्या लक्षण आएंगे बताते हैं। ओजो व्यापद का मतलब है स्वस्थान में स्थित ओजो का दोषों द्वारा दूषित किया जाना ओजो व्यापद है, यानी ओज का दोषों के द्वारा दूषित किया जाना ओजो व्यापद है। लक्षण क्या होंगे? स्तब्ध गुरु गात्रता, वात सोफो वर्ण भेदो, गणानी तंद्रा निद्रा चा व्यापन्ने, यानी स्तब्धता होगी, अंगों में जकड़ाहट होगी, स्टिफनेस इन द बॉडी, गुरु गात्रता शरीर में भारीपन लगेगा, हैवीनेस इन द बॉडी, वात सोफ हो, वातजन्य सोफ होगा, वर्ण भेद, वर्ण में परिवर्तन होगा, चेंजेज ऑफ बॉडी कलर टेक्सचर, सामान्य तौर पर जो चमक है उसमें परिवर्तन आएगी, ग्लानि होगा, अति निद्रा आएगी, तंद्रा आएगी, यानी आलस रहेगा, ये सब होंगे। ओज क्षय का अगर बात किया जाए तो ओज क्षय के लक्षण जो होंगे, ओज का क्षय यानी ओज का स्वपरिमाण जो है, यानी अपने प्रमाण से जो है उसका कम होना। सामान्य तौर पर ओज क्षय का जो बात किया जाता है वो अपर ओज का बात किया जाता है, क्योंकि व्याधि के संदर्भ में जो है अपर ओज का ही क्षय वृद्धि होता है, पर ओज जो स्थिर रहता है उसके क्षय होने पर आदमी की मृत्यु हो जाती है।
और पर ओज का स्थान 8 बिंदु हृदय में बताया गया है। अपर ओज जो है अर्धांजलि होता है, समस्त शरीर उसका स्थान होता है। इसके जो है क्षय होने पर मूर्छा मांस क्षयो मोह प्रलाप मणमिचा क्षय, यानी मूर्छा मांस यानी मूर्छा की अवस्था होगी। क्या मतलब है? फेंटिंग कंडीशन होगी पेशेंट की। मांस क्षय मसल वास्टिंग होगा। मोह यानी ज्ञान अज्ञान नहीं रह जाएगा, हेल्यूसिनेशन वाली कंडीशन रहेगी। रस्सी का सांप समझेगा वो वाली अवस्था रहेगी। प्रलाप करेगा, व्यर्थ बातें करेगा, अज्ञानता रहेगी और मृत्यु हो जाएगी। ये जो है वो क्षय की अवस्था में मिलेंगे। उसके बाद में आगे बात करेंगे तो ओज क्षय यानी ओज विकृति की चिकित्सा। ओज में क्या करेंगे कि जो भी अनुकूल आहार विहार है जो हमारी व्याधि क्षमता ओज को बढ़ा सकें, रसाद धातुओं को बढ़ा सकें, वैसे हम आहार विहार का सेवन करेंगे। सदैव प्रसन्न रहना, मनोअनुकूल आहार विहार करना। ओज विकृति में ओजो अनुकूल विशेष क्रियाओं के द्वारा बल को बढ़ाया जाता है, जो कि रोगी के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से सही लगे। मधुर स्निग्ध शीतवीर लघु आहार गोदुग्ध मांस रस बल्य जीवनीय गण की औषधियाँ जैसे बला काकोली क्षीर काकोली ये सब जीवनीय गण की औषधियाँ जीवक ऋषभ आदि का निरंतर प्रयोग करेंगे, जो सौम्य गुण प्रधान हो और शरीर में जो है ओज की वृद्धि कराएं, शीतवीर वाली हो, ऐसे आहार विहार का हम सेवन कराएंगे। ओज वृद्धि के लक्षण, अगर ओज की वृद्धि हो जाए शरीर में तो ओज ही वृद्धि होने में शरीर में पुष्टि होकर बल पराक्रम यानी बल की वृद्धि होगी, सौर आदि गुणों की बढ़ोतरी होगी शरीर में। ओज और व्याधि क्षमता में क्या संबंध है इसके बारे में बताते हैं। आकार ये इसके बारे में अभी हम चर्चा किए थे, वही बात बताया गया है इसमें, कोई अन्य बात नहीं है। तो इस प्रकार जो है ओज और व्याधि क्षमता के बारे में बताया गया है। आप लोग इसको देखेंगे, आगे बाद में नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा।